हेलो स्टूडेंट्स। यह पहला क्लास है और मैं स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैंने शॉर्ट्स में भी यह बात कही थी कि मैं स्मार्ट इंग्लिश का ऑनलाइन वीडियो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके लिए आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप वीडियो देखकर ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो यह पहला क्लास है। तो सबसे पहले बात होती है कि जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है जब आप वो करते हैं तो आप दिल से करते हैं। और केवल फैड या फैशन देख के कि दुनिया इंग्लिश बोल रही है और हम इंग्लिश बोलेंगे बहुत स्मार्ट दिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यह मन से निकाल देना है। कोई किसी भी भाषा का हो, स्मार्टनेस पर्सनैलिटी का एक अलग बात होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आपको इंग्लिश का नॉलेज होता है तो प्रैक्टिकली आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं आगे बढ़ने की। और आजकल एजुकेशन में इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या है, यह पहला क्लास है। अब पहला क्लास में तो पहली बात मैंने कही कि इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं आएगा तो फिर आपको किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। और इंटरेस्ट के साथ जो होता है ना, जिसको कहते हैं पैशन, ये जो जबरदस्त जो उमंग होती है किसी काम को करने की, एक दीवानगी होती है, इसी को पैशन कहते हैं। तो यह देखना पड़ेगा कि आप में पैशन है कि नहीं, और यह पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। जब आपका इंटरेस्ट होगा और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो पैशन आपका खुद डेवलप कर जाएगा। तो इसीलिए पैशन भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए और ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, एक खुलापन होना चाहिए, क्योंकि नए आइडियाज़ आएंगे, नए विचार आएंगे। जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा तब तक हम उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे। केवल यस सर नो सर कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको फ्रीली सोचना पड़ेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो माइंड जब फ्री रहता है तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आपको आएंगे। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। छोटा बच्चा को जैसे आप करेंगे वैसे ही वो करके दिखा देगा, इसलिए कि उस बच्चे का माइंड प्लेन है। वो आप जो कहते हैं वो वैसे ही कर देता है। तो उसी तरह सीखने में जब माइंड प्लेन रहता है तो बहुत सारी बातें अंदर आ जाती हैं और तब आप में एक एनलाइटनमेंट होता है, आप में एक प्रकाश होता है और तब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो इसीलिए ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आज की दुनिया में इतनी ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है कि हम माउस को क्लिक करते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, फिर अगला क्लिक करते हैं तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, अगला क्लिक करते हैं तो फेसबुक पे हम चैटिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब जहाँ तक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, पहली बात तो कि ये इंग्लिश नहीं होता है, ये इंग्लिश होता है। तो ENGLISH, तो इसको इंग्लिश नहीं कहते हैं। और मज़े की बात है, जब मैं देखता हूँ कि कितने इंग्लिश पढ़ाने वाले इंग्लिश बोलते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। एक दो को मैंने कह भी दिया कोने में ले जाकर, वो मुस्कुरा उठे और कहते हैं हाँ सर बिल्कुल सही है, इंग्लिश बोलना चाहिए। इसलिए प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह भाषा की खूबसूरती होती है। तो आपकी भाषा बहुत खूबसूरत हो जाएगी यदि आपका उच्चारण अच्छा होगा और सामने वाले पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है और वो लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। अब जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो इंग्लिश के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। अब जैसे FATHER, फादर, हम कहते हैं फादर, हमारी आदत बना दी जाती है फादर की। लेकिन जो अच्छे बोलने वाले होते हैं इंग्लिश के, जिनको प्रोनाउंसिएशन का अच्छा ज्ञान होता है, वो फादर नहीं कहेंगे, वो कहेंगे फादर फादर। तो क्या होता है, पहले ऊपर जाएंगे फा, फिर नीचे आएंगे द, तो फादर। तो इसको हम कहते हैं सिलेबल। जैसे सिलेबल कहते हैं एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड में होते हैं, वो जब एक एक्सेंट उत्पन्न करते हैं, मतलब बोलने का लहजा उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सिलेबल। जैसे फादर। अब इसमें फादर एक छोटा सा टिप है कि जितने बार हम उतार चढ़ाव होता है
वही नंबर ऑफ सिलेबल होता है किसी वर्ड में। जैसे फादर हम 2 बार में कह रहे हैं, तो इसलिए फा में हम ऊपर जा रहे हैं, द में नीचे आ रहे हैं। और किसी भी डिक्शनरी में आप देखेंगे तो जब प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है तो ब्रैकेट में दिया रहता है, तो एफ ए के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है और फिर उसके बाद डैश होता है और टी एच ई आर के ऊपर एक आधा चंद्रमा होता है। तो इसीलिए तो पहला जो सिंबल है वो ऊपर जाने के लिए होता है, मतलब फा हम कहेंगे और फिर द कहेंगे, तो फा द। तो यह प्रैक्टिस के साथ होता है, यह एक दिन में नहीं होगा और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप जितनी कोशिश करेंगे, लोग हंसेंगे कोई बात नहीं है, लोग हंसते ही हैं और हंसना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आपको उन बातों की परवाह नहीं करनी है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाएंगे, पता चलेगा कि एक दिन वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। ऐसा होता है, जब इंसान बहुत आगे बढ़ता है तो बहुत सारे दोस्त ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और जब इंसान कुछ नहीं करता है तो कोई घास भी नहीं डालता है। यह जिंदगी की हकीकत है, आपको भी अनुभव अच्छा खासा हुआ होगा। खैर, तो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप डिस्कवरी चैनल जो होता है उसका इंग्लिश वर्जन जो आता है उसकी इंग्लिश को आप सुने तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या नेशनल ज्योग्राफिक एक चैनल है, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको है ना, भाषा का एक अच्छा आपको ज्ञान होगा। और उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, उसमें जो एंकर्स आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। और एक DW न्यूज़ है, DW न्यूज़ चैनल ही, ये जर्मनी का न्यूज़ चैनल है, लेकिन उसका इंग्लिश डिपार्टमेंट इसको देखता है, इंग्लिश सेक्शन है न्यूज़ का। तो वो जब प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन उनका होता है। और बाकी तो हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, उनमें जो अच्छी फिल्में हैं, उनके नाम मैं दूसरे वीडियोस में आपको बता दूंगा, आप भी जानते होंगे या देखते होंगे। तो अच्छा प्रोनाउंसिएशन अगर होता है, फिल्मों में अच्छा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो फिल्में भी बहुत अच्छी होती हैं। वो केवल मार धाड़ वाली फिल्में नहीं होती हैं, बल्कि उनका एक सब्जेक्ट होता है, कोई सीरियस टॉपिक होता है, और तब वो दुनिया में नाम भी कमाती है। खैर, तो यह प्रोनाउंसिएशन की बात हुई। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा प्रोनाउंस करने लगेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि एक पैसेज आप डेली इंग्लिश में बोलकर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करें। आपके पास स्मार्टफोन है और आप शायद स्मार्टफोन पे मुझे देख भी रहे हैं, तो उसके वीडियो मोड में जाकर आप एक पैसेज बोलकर आप रिकॉर्डिंग करें और तब उसको सुने। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कैसा बोलते हैं, कहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, कहाँ पे आप हकला रहे हैं। तो इस तरह की बात हो रही है तो आपको एहसास होगा कि आपका लेवल क्या है। और अपने प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि यह ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। जब तक ईमानदारी से, एक लगन से, परिश्रम से आप नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। शॉर्टकट तब लिया जाता है जब एक बार लॉन्ग कट लेना इंसान सीख लेता है, उसके बाद शॉर्टकट लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज है। तो नॉलेज के बाद का शॉर्टकट बहुत बेनिफिशियल होता है, उसका फायदा होता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात हुई। और दूसरा होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का कलेक्शन होता है, और जब मीनिंगफुल कलेक्शन वर्ड्स का होता है तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। और जब ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है तो वो वर्ड्स फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होते हैं तो सेंटेंस फॉर्म होता है। और फिर सेंटेंसेस बहुत सारे एक साथ जब लगे होते हैं तो उनसे पैसेज या पैराग्राफ बनता है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश में अप्लाइड ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। आप ग्रामर की किताब देखते होंगे, इतनी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कितनी बार पढ़ के बड़ा बोरिंग सा लगता है। वो डिपेंड करता है कि किस राइटर की आप बुक पढ़ रहे हैं। कितने राइटर्स अपनी बुक को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कितने राइटर्स बस बोरिंग बना देते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी मोटी किताबें लिख देते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि वो बड़ा बोरिंग लगता है कि इंग्लिश सीखना बाप रे बहुत कठिन है। ऐसी कोई बात नहीं है। और आप सिस्टमैटिकली सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको खुद एक दिन अपने पे गर्व होगा कि आपने कितनी अच्छी इंग्लिश सीखी है। तो इसीलिए
सेंटेंस की बात मैं कह रहा था, तो सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और इसी में हम सारी बातें करते हैं। तो सेंटेंस मोस्टली ऐसे ही होते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा टेंस। अब टेंस होता है, ये पार्ट ऑफ टाइम होता है, टाइम का जब डिवीजन हो जाता है, बीती हुई बात को हम पास्ट कहते हैं, जो अभी है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाले समय में होगा वो फ्यूचर है। और इंग्लिश में एक बात और मैं कहूँ, हम फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर नहीं कहते हैं, फ्यूचर बड़ा सॉफ्टली उसको बोलना पड़ता है, फ को, फ और व, इंग्लिश में भ नहीं होता है, इसलिए हम उसको व कहते हैं, और इंग्लिश में फ झटके से बोलते हम नहीं हैं, बल्कि उसको हम सॉफ्टली फ कहते हैं। तो इसीलिए फ और व आप ये बोलना सीखें। और इंग्लिश का जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश नहीं कहते हैं बल्कि इंग्लिश कहते हैं। तो पहले आपको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी, लेकिन जब वह आपकी आदत बन जाएगी तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो सेंटेंस जो हो गए, उसके बाद पर्सन। टेंस की बात मैं कह रहा था, तो टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसमें भी 4 ग्रुप्स हैं तीनों टेंस में, सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा आप जानते होंगे शायद, दूसरा कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आप किसी भी ग्रामर की बुक में देखेंगे, आपके पास जो बुक होगी या नेट पर भी आप देख सकते हैं, वो आपको सारे दिखाई दे जाएंगे और आप जानते भी होंगे संभवतः। तो हमारे ये टेंस हो गए। तो सेंटेंस, टेंस, पर्सन। अब पर्सन जो होता है इंग्लिश ग्रामर में व्यक्ति को भी कहते हैं, वस्तु को भी कहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, जनरल लाइफ में हम पर्सन का मतलब व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो हम पर्सन का मतलब इस ग्लास को भी पर्सन कहेंगे और अपने आप को भी पर्सन कहेंगे। इसीलिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम पर्सन कह सकते हैं, और तब वह एक है तो ग्रामर में उसको सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो उसको हम इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल कहते हैं, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं, सॉरी एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो ये हमारा हुआ सिंगुलर और प्लूरल। तो पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यह इसका खाका आपके दिमाग में एकदम बना होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है। तो इसकी जानकारी आपको दिमाग में पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि तब जब आप बात करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बड़े स्मूथली, बड़े इत्मीनान से बात करेंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब आप किसी काम को ज्यादा करते हैं तभी आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब जितनी अधिक इंग्लिश आप बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही आप इंग्लिश बोलने भी लगेंगे, आपका एक कमांड हो जाएगा इंग्लिश पे, क्योंकि आपकी आदत वो बन चुकी है। जिस तरह एक दिन जिम जाने से हमारे मसल्स नहीं बनते, बल्कि रेगुलरली जाना पड़ता है, तब जाकर 1 महीने में पता चलता है कि नहीं, बॉडी में थोड़ा चेंज आया है। उसी तरह इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप रेगुलर रहेंगे, सीखते रहेंगे, थोड़ा बोलते भी रहेंगे, तब आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोलेंगे। इसलिए एकदम फ्रेश माइंड से सोचना चाहिए और जहां भी मौका मिले इंग्लिश बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बोलता है कि अरे इंग्लिश बोलते हो तो बहुत हीरो बनते हो अपने आप को, ये सब छोटी सोच वाले कमेंट्स हैं। इसलिए इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं कह रहा था पर्सन की बात, उसके बाद नंबर है, तो नंबर सिंगुलर और प्लूरल होता है, जो मैंने आपको कहा ही है पहले। उसके बाद जेंडर होता है, और जेंडर जो होता है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। मतलब कि मेल है तो उसको इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन कहते हैं, फीमेल है तो इंग्लिश ग्रामर में उसको फेमिनिन कहते हैं, मेल या फीमेल कोई भी अगर है तो उसको हम कॉमन कहते हैं, और न्यूटर कहते हैं जो बेजान वस्तु होती है, जैसे ये ग्लास है तो ये न्यूटर जेंडर है।
तो इसीलिए बेजान वस्तु को हम न्यूटर कहते हैं। तो इस तरह जेंडर हमारे होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। आप कैसे बोलते हैं, आपका बोलने का लहजा भी खूबसूरत होता है तो सुनने वालों को अच्छा लगता है। इसलिए मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, आप जितना बोलेंगे तो उतना ही आपका कमाल प्रोनाउंसिएशन पे होता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया जेंडर। तो उसके बाद है सेंटेंस, टेंस, पर्सन, नंबर, जेंडर। उसके बाद हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं वही तो हमारी स्पीच है। अरे इजी, कम ऑन यार, जो हम बोलते हैं ना वही हमारा स्पीच है। अब स्पीच हमारे वर्ड्स से बने होते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग नाम दिए गए हैं इनको, और यही हमारे, क्योंकि हमारे स्पीच के पार्ट्स हैं इसलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यदि नाम की बात कोई वर्ड कर रहा है तो उसको हम नाउन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। यदि काम की बात या कुछ होने की बात कह रहा है तो हम उसको वर्ब कहते हैं। उसके बाद नाउन की जगह कोई आ रहा है, नाउन बार बार यूज नहीं करके हम उसकी जगह दूसरे वर्ड्स लाते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, जैसे नाइस गर्ल, कैसी गर्ल, नाइस गर्ल। तो नाइस जो है ये एडजेक्टिव है। फ्यू बॉयज, कितने लड़के, फ्यू बॉयज, थोड़े लड़के, कुछ लड़के, तो फ्यू हमारा एडजेक्टिव है। तो 5 स्टूडेंट्स, अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया तो इसीलिए ये भी एडजेक्टिव है। कितने स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो ये सब एडजेक्टिव्स है क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहे हैं इसलिए इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब, ऐड जो करता है, जो जोड़ता है कुछ, तो किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में या किसी दूसरे एडवर्ब में जो वर्ड कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अब वर्ब में जैसे जोड़ता है कैसे, अब आप कहते हैं यू गो, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। अब यू गो फास्ट, अब फास्ट जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब गो में जुट रहा है तो इसलिए यू गो फास्ट ये यहाँ एडवर्ब है। यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। अब यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है तो अब उसके में हमने जोड़ दिया, वेरी लगा दिया, तो ये हमारा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के साथ कुछ जोड़ रहा है। तो यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। अब उसके बाद एक एडवर्ब के साथ भी दूसरा एडवर्ब जुड़ सकता है। अब जैसे हम कहते हैं यू गो वेरी फास्ट, अब फास्ट भी एडवर्ब था और वेरी भी यहाँ एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब की एक लिस्ट होती है, लिस्ट आप बना लेंगे। मैं आगे के क्लासेस में आपको काफी कुछ देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े मूड में क्लास लेना चाहता हूँ। मुंह लटकाए हुए मुझे क्लास लेना कभी अच्छा लगता भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुंह लटका कर क्लास करें, बल्कि सब खुश रहें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करें क्योंकि तभी हेल्दी ग्रोथ होता है। तो यह एडवर्ब हो गया। उसके बाद प्रेपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशन जो होता है यह रिलेशन बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में, जो रिलेशन बताता है वर्ड, उसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, द बुक, बुक नाउन हो गया, टेबल दूसरा नाउन हो गया, दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, ऑन से, तो इसीलिए द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसलिए ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। उसके बाद है शी इज सिटिंग इन द रूम, शी इज सिटिंग इन द रूम, वह अपने कमरे में बैठी हुई है। तो इन द रूम, इन जो है यह हमारा प्रीपोजिशन है। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है। तो यह पहला क्लास है और इतना कुछ देना एक क्लास में संभव नहीं है। आगे के क्लासेस में मैं काफी कुछ आपको देता जाऊंगा। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन मतलब कनेक्शन, जो जोड़ता है, कंजंक्शन। और रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं ना, जहां पे बहुत सारी ट्रेन्स मिलती हैं उनको जंक्शन कहते हैं, मीटिंग पॉइंट। तो कनेक्ट करती हैं, एक ट्रेन आती है दूसरी ट्रेन से कनेक्ट कर देती हैं। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि कोई बोर ना हो, क्लास भी इंटरेस्टिंग हो। और समय का पता नहीं जब चलता है क्लास में, इसका मतलब कि क्लास इंटरेस्टिंग है। खैर, तो कंजंक्शन जो होता है वो कनेक्ट करने का काम करता है। दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जो वर्ड्स जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट,
मैंने एक सेंटेंस कहा, अब उसमें कुछ जोड़ देते हैं, शी इज स्मार्ट एंड टैलेंटेड, मतलब वो स्मार्ट भी है और टैलेंटेड भी है, प्रतिभाशाली भी है, केवल स्मार्ट ही नहीं है बल्कि टैलेंटेड भी है। तो एंड जो है हमारा, यह हमारा कंजंक्शन हो गया। अब दो सेंटेंस को जैसे हम जोड़ते हैं, यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो बट जो हमने लगा दिया ये हमारा कंजंक्शन है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि एक लिस्ट मैं देता चला जाऊंगा, आपके साथ सेंटेंस भी मैं बोलूंगा और मैं आपको समय भी दूंगा, मैं बोलूंगा और फिर आप बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं है कि सब कुछ चमचमाता हुआ आपके सामने आ रहा है। मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा और आप भी बोलेंगे, मैं समय भी आपको दूंगा। आगे के क्लासेस में मैं सेंटेंस बोलूंगा, उसके बाद थोड़ा मैं गैप दूंगा ताकि उस गैप में आप उस सेंटेंस को बोले, और देखते देखते आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको भी हैरानी होगी कि अरे कितनी अच्छी इंग्लिश में सीखता जा रहा हूं। तो इस तरह से होगा। तो इसीलिए हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे तो यहाँ पे कंजंक्शन तक हो गया, तो उसकी लिस्ट है, और उसके बाद है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो होता है, हेलो, एलास, अब एलास बहुत पुराना हो गया, घिसा पीटा हो गया, जिसको इंग्लिश में हैकनीड कहते हैं या आउटडेटेड कहते हैं। तो ये बहुत घिसी पीटी इंग्लिश इतनी बार हो चुकी है, वो घिस चुकी है। इसलिए इजी वर्ड्स, फ्रेश वर्ड्स यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन में। खासकर फेसबुक पे तो काफी कुछ होता है, जैसे ऑसम, ऑसम मतलब बहुत प्यारा, लाजवाब, शानदार, सब कुछ इसी का मीनिंग होता है। ऑसम, वंडरफुल, अब ये सब बड़े इजी हैं, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है। वाओ, जैसे आपको बहुत खुशी होती है तो आप कहते हो वाओ, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उस बात को कहता है, क्योंकि जब आप वाओ कह रहे हैं, इसका आपके चेहरे पर रौनक भी होनी चाहिए, पता भी चले कि आप खुश हो रहे हो। तो इसीलिए इंटरजेक्शंस जो होते हैं, जब तक आप खूब इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक वो इंटरजेक्शन मुंह से निकलेगा नहीं। अचानक में 2-3 इंटरजेक्शंस यूज करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज अनलेस यू आर not talking in English, it is not possible to use interjections। तो इसीलिए आप जब तक इंटरजेक्शन यूज करेंगे तो सबसे पहले आप खूब बोले इंग्लिश में, तब अपने आप सिचुएशन के मुताबिक आपके मन से अपने आप वो मुंह से मन में बात आएगी और मुंह से इंटरजेक्शन निकल पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरजेक्शन की भी मैं हालांकि लिस्ट अच्छी खासी दूंगा और आपको मजा आएगा उन इंटरजेक्शंस को बोलने में। और आगे के क्लास में मैं आपसे कहूंगा कि मैंने कहा ना कि मैं आपको थोड़ा गैप दूंगा, तो उसमें आप भी बोलें तो पता चलेगा कि एक अच्छा है ना, एक क्लास चल रहा है जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है और आप सीखते भी जा रहे हैं। तो इस तरह का तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब उसके बाद होता है वॉइस और नरेशन। तो वॉइस जो होता है, मैंने कितनों से पूछा वॉइस क्या होता है, कितनों ने कहा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। मैंने कहा वॉइस क्या होता है, नहीं मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो गया, ये सेंटेंस पैसिव। मैंने कहा वॉइस क्या होता है, कहते हैं वॉइस, मैंने कहा वॉइस क्या होता है। तो इसीलिए तो मैंने अच्छी किताब एक पढ़ी और मैं सोच रहा था कि वॉइस डायरेक्टली क्यों कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस होता है वैसा सेंटेंस, वॉइस क्या होता है। तो एक तो वॉइस का अर्थ होता है आवाज, जो इंसान की आवाज होती है उसको हम वॉइस कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसको वर्ब का एक फॉर्म होता है जिसको कि 2 तरीके से हम यूज करते हैं, और दीज 2 वेज आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि वॉइस है क्या। तो वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो वॉइस के सेंटेंसेस जो कितनी बार होता है, और ज्यादा बोलने में एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्शन पता चलता है। और पैसिव वॉइस आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के बारे में किसी ने कुछ किया तो उसको जब आप रिपोर्ट करते हैं तो ठीक है पैसिव वॉइस आप यूज करें, लेकिन बातचीत में ज्यादा एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए। जैसे आप थोड़ा ना कहेंगे कि मेरे द्वारा चाय पी जाती है, आप कहेंगे मैं चाय पीता हूं।
मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। आप ऐसे कहेंगे, आप थोड़े कहेंगे कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, मेरे द्वारा चाय पी जाती है, मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर बात की जाती है। बड़ा अजीब लगेगा, नहीं? तो इसीलिए एक्टिव वॉइस में बात करना चाहिए। लेकिन जहाँ इस तरह की ज़रूरत हो, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में पैसिव वॉइस का यूज़ होता है, या किसी नोटिस में, जो कॉलेजेस और स्कूल्स में जो नोटिस लगती है उसमें पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। कोई रिपोर्टिंग होती है, द मीटिंग वॉज अटेंडेड या इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब ये पैसिव वॉइस है, तो रिपोर्टिंग में ऐसा होता है या नोटिस राइटिंग में इस तरह का होता है। तो खैर, लेकिन ज़्यादा एक्टिव वॉइस में बात करना चाहिए, तो उस पर भी मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम होते हैं, मेरा जो मानना है, मुश्किल हम होते हैं जो मन को खुला नहीं रखते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। मुश्किल कुछ होता नहीं है, मुश्किल एक आइडिया है। इजी और डिफिकल्ट तो एक आइडिया होता है जो हमारी कंडीशनिंग कर दी जाती है बचपन से कि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है। नहीं, ये चीज़ है। और जब आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो दैट बिकम्स इजी। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सीधा फंडा है। खैर, तो इंटरजेक्शन होता है, वॉइस होता है, और नैरेशन। जब किसी की कही हुई बात को कोई दूसरा कहता है तो वो इनडायरेक्ट नैरेशन होता है। और डायरेक्ट नैरेशन जो होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्टली बात को एक्सप्रेस किया जाता है, जो कहता है वैसा ही कह दिया जाता है। जैसे शी सेज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस तो किसी बुक में दिखाई नहीं देते, तो मैं रियल लाइफ के सेंटेंसेस यूज करता हूं, मुझे मजा भी आता है। तो जैसे शी सेज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो कोई लड़की है, वो अपने बारे में कहती है कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूं। तो शी सेज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो जैसा उसने कहा वैसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिटन इंग्लिश में दिया हुआ है। लेकिन जब मैं कहता हूं उसके बारे में कि उसने ये कहा, यही इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तब क्या कहेंगे? शी सेज दैट शी इज पार्टिसिपेटिंग इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। तो आगे के क्लास में मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आगे के क्लासेस में मैं आपके साथ बोलता चलूँगा, आप मेरे साथ बोलते चलोगे, और फिर आप बहुत कुछ आप सीखोगे। और नॉलेज का तो कोई अंत होता नहीं है। इसलिए यह पहला क्लास था, तो मैंने सोचा कि मैं पहला क्लास में काफ़ी कुछ बेसिक बातें जो होती हैं वो मैं आपको बताऊं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप जो सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, उसको शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो। और किसी राइटर ने कहा है कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि 8वीं का लड़का भी आपकी बात को समझ सके। बहुत बड़ी बात है, सुनने में छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि तब आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा जो है वह आसान है, तभी तो 8वीं का बच्चा भी समझ रहा है। आसान है मतलब आप कम्युनिकेटिव हैं, तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जहां से वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन लैंग्वेज को है ना इजी रखना चाहिए, ताकि सामने वाले तक हमारी बात जाए, वो हमारी बात समझ सके। इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स के एक सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखिए, और ऐसी आपकी आदत बननी चाहिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। आगे के क्लासेस में मैं बुक्स का भी नाम दूंगा। और यह जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसको मैं अपने प्लेलिस्ट जो है वह होगा स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश। तो जब आप उसमें जब जाएंगे तो आपको सारा वो जो भी मैंने क्लास स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का लिया है, यह तो पहला क्लास है, तो वह आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो यह हमारा हुआ स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश 1। तो इससे मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें मैं डाल दूंगा। आप मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो और काफ़ी कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। मैं खुद अपनी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन स्टूडेंट्स, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव भी होता है,
तो मैं चाहता हूं कि उसमें से कोई पॉजिटिव बात निकल कर आए, क्योंकि यही जिंदगी में आगे बढ़ने का सही तरीका होता है। यू मस्ट बी पॉजिटिव एंड यू मस्ट बी चार्ज। अंदर से वो बुलंदी होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। किसी के कारण हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने को देखकर बराबर सुखी रहना चाहिए। सुखी नहीं भी हैं, दुखी भी हैं, तो सुखी होने की कोशिश करनी चाहिए, और यही होता है पॉजिटिव थिंकिंग। तो इन बातों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगा आपको नई नई बातें बताने के लिए। थैंक यू।